नमस्कार। हॉर्नबिल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अभियान का शुभारंभ मध्य प्रदेश से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल तरीके से किया। इस मौके पर राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। उन्होंने कार्यक्रम में मातृशक्ति की ओर से लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया और स्वास्थ्य शिविर में मरीजों से मुलाकात कर उनका हालचाल भी जाना। वहीं कार्यक्रम में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान से संबंधित एक डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई और पीएम मोदी के संबोधन को भी सुना गया। देश और दुनिया ने देखा है, फिर एक पाकिस्तानी आतंकी ने रो रो कर अपना हाल बताया है। साथियों, ये नया भारत है। ये किसी की परमाणु धमकियों से डरता नहीं है। ये नया भारत है, घर में घुसकर मारता है। साथियों, आज 17 सितंबर को एक और ऐतिहासिक अवसर है। आज ही के दिन देश ने सरदार पटेल की फौलादी इच्छा शक्ति का उदाहरण देखा था। भारतीय सेना ने हैदराबाद को अनेकों अत्याचारों से मुक्त कराकर उनके अधिकारों की रक्षा करके भारत के गौरव को पुनः प्रस्थापित किया था। देश की इतनी बड़ी उपलब्धि की और उस उपलब्धि को, सेना के इतने बड़े शौर्य को कई दशक बीत गए, कोई याद करने वाला नहीं था। लेकिन आपने मुझे मौका दिया। हमारी सरकार ने 17 सितंबर सरदार पटेल हैदराबाद की घटना, उसको अमर कर दिया है। हमने भारत की एकता के प्रतीक इस दिन को हैदराबाद लिबरेशन डे के तौर पर मनाने की शुरुआत की है। और आज हैदराबाद में बड़े शान से लिबरेशन डे का कार्यक्रम भी किया जा रहा है। हैदराबाद लिबरेशन डे हमें प्रेरणा देता है। मां भारती की आन बान शान से बड़ा कुछ भी नहीं। हम जिए तो देश के लिए, हमारा हर पल समर्पित हो देश के लिए। साथियों, देश के लिए मर मिटने की सौगंध लेकर हमारे स्वतंत्रता सेनाओं ने अपना सब कुछ देश के नाम समर्पित कर दिया था। उन सभी का सपना था विकसित भारत। वो चाहते थे गुलामी की जंजीरों को तोड़कर भारत तेज गति से आगे बढ़े। आज इसी प्रेरणा से भारत के हम 140 करोड़ लोगों ने विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है। और विकसित भारत की इस यात्रा के
4 सबसे प्रमुख स्तंभ है। भारत की नारी शक्ति, युवा शक्ति, गरीब और किसान। आज यहां इस कार्यक्रम में विकसित भारत के इन चारों स्तंभों को नई मजबूती देने का काम हुआ है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर पूरे देश में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज देहरादून स्थित गांधी पार्क में स्वच्छतोत्सव अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस मौके पर सीएम ने पूरे प्रदेशवासियों की तरफ से पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी और पीएम के जन्मदिन पर पौधा भी लगाया। वहीं कार्यक्रम में सीएम ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके अलावा कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई। साथ ही सीएम ने सफाई कर्मचारियों को चेक देकर सम्मानित किया और बातचीत कर उनकी समस्याओं को भी जाना। बहुत शुभ दिन है। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिन्होंने अपने जीवन का एक एक पल और एक एक क्षण मां भारती को समर्पित किया है, देशवासियों को समर्पित किया है और अनेक ऐतिहासिक निर्णय लेकर आज भारत को वैश्विक मंच पर एक प्रमुख स्थान हम सबको प्राप्त हुआ है। भारत का मान और सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम जिन्होंने अपने कामों से किया है, एक पल रुके बिना, एक पल थके बिना ना लगातार काम करना, जिनका मंत्र है, ऐसे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आज जन्मदिन है। इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं उत्तराखंड की समस्त देवतुल्य जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं और उत्तराखंड के सभी देवी देवताओं की ओर से भगवान बद्री विशाल बाबा, केदार और सभी हमारे देव स्थानों की ओर से, सभी देव स्थानों से प्रार्थना करता हूं, क्योंकि हमारे राज्य उत्तराखंड से उनका विशेष लगाव है। कोई ऐसा अवसर नहीं होता है, चाहे वो देश में हो या दुनिया में हो, जब वो उत्तराखंड का स्मरण न करते हो। उत्तराखंड उनके दिल में बसता है और हर एक उत्तराखंड वासी के दिल में प्रधानमंत्री मोदी जी बसते हैं। इसलिए मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उनका नेतृत्व लंबे समय तक, दीर्घ काल तक हमारे देश को, हमारे राज्य को मिलता रहे। साथ ही आज विश्वकर्मा पूजन भी है। मैं प्रदेशवासियों को निर्माण और सृजन के प्रतीक भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती की भी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, स्वच्छता के प्रति आदरणीय मोदी जी की सजगता, निष्ठा और नेतृत्व हम सभी को प्रेरित करता है। इसलिए आज उनके जन्मदिन के अवसर पर हम सभी स्वच्छ उत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। ये स्वच्छ उत्सव कार्यक्रम 2 अक्टूबर तक संपन्न होंगे और इस दौरान हम सभी, चाहे वो हमारे सरकारी विभाग हो, चाहे वो हमारे जनप्रतिनिधि हों, आम जनता के लोग हों, हमारे विभिन्न विभागों में काम करने वाले हों या हमारे विद्यालयों के छात्र छात्राएं हों, इस वर्ष हमको एक बड़ी आपदा का सामना करना पड़ रहा है। 5 अगस्त धराली से यह आपदा शुरू हुई थी और उसके बाद पूरे प्रदेश के अंदर कोई ऐसा जनपद नहीं है जो आपदा से ग्रस्त न हो। और आप सब लोगों ने कल ही देखा कि देहरादून और देहरादून के आसपास एक बड़ी तबाही इस आपदा में हुई है।
भाइयों बहनों, हमको यहाँ ये स्वच्छ उत्सव कार्यक्रम, सेवा पखवाड़ा पूरे राज्य के अंदर हम सब लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। वहीं हमारा विशेष फोकस रहेगा कि जो आपदा पीड़ित हैं, जो आपदा में जिनको बड़ी हानि हुई है, बड़ा नुकसान हुआ है, अपने स्वजनों को जिन्होंने खोया है, उन सब के बीच जाकर उनको हर प्रकार से सहायता करना, ढांढस बंधाना, उनके साथ खड़ा होना, यह भी हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस से शुरू हो रहे इस पखवाड़े का मुख्य ध्येय रहेगा। हम सभी परिचित हैं कि किस प्रकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत मिशन, एक ऐतिहासिक और दूरदर्शी मिशन ने भारत को स्वच्छता के नए आयामों पर पहुंचाया है। ये महोत्सव केवल एक कार्यक्रम नहीं है, एक संकल्प है, एक आंदोलन और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित भविष्य का वचन है। इसलिए भारत में स्वच्छता केवल सफाई का कार्य नहीं है, बल्कि यह हमारे संस्कार और जीवन शैली का हिस्सा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत का सपना, और आज हम सब मिलकर उस सपने को साकार करने के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। हमारा उत्तराखंड भी स्वच्छता के मामले में सराहनीय प्रगति के साथ आगे बढ़ रहा है। हाल ही में राष्ट्रीय वायु कार्यक्रम एनकैप के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा घोषित किए गए स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के परिणामों में नगर निगम देहरादून को देश में 19वां स्थान प्राप्त हुआ, जो पहले से बेहतर है। यह निश्चित ही हम सभी के लिए गर्व की बात है कि हम अपने शहर को राष्ट्रीय स्तर पर साफ सुथरा और प्रदूषण मुक्त बनाने में कामयाब हो रहे हैं। इसके साथ ही देश के स्वच्छ शहरों में नगर निगम देहरादून द्वारा विगत स्वच्छता रैंक में सुधार लाते हुए 62वां स्थान प्राप्त किया गया, जो सराहनीय है। मसूरी जॉर्ज एवरेस्ट स्टेट टेंडर विवाद को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि पर्यटन विभाग ने एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के नाम पर बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के साथ मिलकर हजारों करोड़ का महाघोटाला किया है। वहीं बीजेपी विधायक सुरेश गड़िया ने मामले में जानकारी न होने की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने कहा कि योग गुरु बाबा रामदेव ने पूरे विश्व में योग का प्रचार कर भारत का मान बढ़ाया है। पतंजलि उत्तराखंड का प्रतिष्ठान है और अगर वो कोई काम कर रहा है तो निश्चित रूप से देश, प्रदेश और जनता के हित में ही होगा। जो हमारे योग गुरु बाबा रामदेव जी पूरे विश्व में योग के प्रचार प्रसार के साथ भारत का मान सम्मान बढ़ाने का उन्होंने काम किया है, और मुझे उस विषय में अभी पूरी जानकारी नहीं है, और मैं मानता हूं कि बाबा रामदेव जी के कारण से हमारे देश का मान सम्मान बढ़ा है। अगर वो कोई काम कर रहे हैं तो क्योंकि उनको सारे चीज़ों का अनुभव है। पतंजलि अपने आप में बहुत बड़ा हमारा उत्तराखंड का प्रतिष्ठान है, जहाँ पर पूरे विश्व के लोग यहाँ आते हैं, योग सीखते हैं, निरोगी काया के लिए वो लगातार चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए अगर मसूरी के अंदर जो चीज़ अभी आपने मुझसे पूछा है, मैं उस पर भी जानकारी जुटाऊंगा, पर लेकिन अगर वो कोई काम कर रहे हैं तो ज़रूर भारत के हित में होगा, देश के हित में होगा, उत्तराखंड के हित में होगा, क्योंकि ये देवी भूमि का प्रदेश है और यहाँ पर जो भी जो काम करता है वो ईमानदारी के साथ और ठीक तरीके से यहाँ के लोग करते हैं, और उसको आगे बढ़ाने में हम सब लोगों ने अगर सही काम है तो उस पर सहयोगी के रूप में आगे बढ़ना है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून के मालदेवता क्षेत्र में हाल ही में हुए बादल फटने की घटना के बाद रिस्पना और बिंदाल नदी किनारे अवैध कब्जों का मामला फिर से सुर्खियों में आ गया है, जिस पर बीजेपी विधायक सुरेश सिंह चौहान ने कहा कि नदी नालों के किनारे बसे अवैध निर्माणों और मलिन बस्तियों का विस्थापन भी बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि अगर समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो भविष्य में बड़ी त्रासदी भी हो सकती है। ये बात है कि जो हमारी सरकार के द्वारा एलिवेटेड रोड बन रही है, इस सड़क बनने से पूरे देहरादून वासियों को, पूरे प्रदेश वासियों को काफ़ी फ़ायदा होगा। दूसरी तरफ नदी नालों में
जो लोग बच चुके हैं, अतिक्रमण उन्होंने किया होगा या नहीं किया होगा, लेकिन उनके विस्थापन की, जो मलिन बस्तियाँ, उनके विस्थापन की भी बात होनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई बड़ी दुर्घटना न हो। बीते दिनों देहरादून समेत उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण काफी नुकसान हुआ। देहरादून में बादल फटने से कई जगहों पर सड़कें और पुल नदी में समा गई। सीएम धामी ने बीते दिन हरिद्वार आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल्द से जल्द सड़कों और पुलों का निर्माण किया जाए ताकि लोगों को परेशानी ना हो। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट हमारा काम कर रहा है और आज मैंने भी कुछ स्थानों पर मैं भी गया हूँ, हमारे अन्य सभी वरिष्ठ अधिकारी लोग भी गए हैं। सभी ने देखा, हमारा प्रयास होगा कि जल्दी से जल्दी उन सड़कों को हम फिर से चालू करें, फिर से ठीक करें। और पुल भी कई जगह पर वॉश आउट हुए हैं, पुलों को भी क्षति पहुंची है, तो वो भी हमारा जो है जल्दी से जल्दी नवनिर्माण हो। खबर देहरादून से है, जहां बीते मंगलवार को टोंस नदी के किनारे बसे समूह के 14 लोग ट्रैक्टर ट्रॉली समेत तेज बहाव की चपेट में आ गए, जिसमें से 2 व्यक्तियों को पुलिस ने सिंघनीवाला में रेस्क्यू कर सकुशल बाहर निकाला और 8 व्यक्तियों के शव संभावाला क्षेत्र के टोंस नदी से बरामद किए गए हैं। वहीं नदी में बहे अन्य 4 लोगों की तलाश की जा रही है। आपको बता दें कि ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार 14 व्यक्तियों में से 13 व्यक्ति मुरादाबाद और संभल के रहने वाले थे और एक व्यक्ति पलवल का निवासी था। भगवानपुर तहसील दिवस पर आज 42 शिकायतें आई, जिनमें से 10 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया है। बाकी निर्देशित करके संबंधित विभागों को भेज दिए गए हैं। मुख्य समस्याएं जल भराव को लेकर थी। वहीं एक बड़ी शिकायत भारतीय आर्मी के रिटायर्ड सूबेदार से संबंधित निकलकर सामने आई, जिसमें भगवानपुर क्षेत्र के एक चर्चित भू कारोबारी सम्राट पंडित पर रिटायर्ड फौजी की भूमि कब्जाने, गाली गलौज करने और पुलिस प्रशासन पर भी शिकायत के बाद कार्रवाई न करने और उल्टा सम्राट चौधरी द्वारा सांठगांठ करके उनके खिलाफ कार्रवाई करने का इल्जाम लगाया है। वहीं इस प्रकरण के बारे में जब तहसील दिवस अधिकारी एडीएम हरिद्वार दीपेंद्र सिंह नेगी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि मामले में संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है और मामला एचआरडीए के कोर्ट में है। मेरे मामला यह है कि मैंने यहाँ टोल प्लाजा पे अपने एक प्लॉट लिया है, तो यहाँ पर कॉलोनी, जब हमारे कॉलोनी इन्होंने काटी थी, जब हमने लिए थे तो उन्होंने बोला था कि कॉलोनी को अच्छी तरह डेवलपमेंट करेंगे, रास्ते सभी के लिए खुलेंगे, सब कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसमें कुछ आदमी इसमें ऐसे घुस गए जो कॉलोनी का मतलब कॉलोनी का वो सत्यानाश करने लगे हैं। एक तो उन्होंने जिम खोल दिया, सम्राट पंडित वहाँ जिम खोल दिया, उसकी वजह से लोग परेशान है, प्लान करने के लिए तैयार है लोग। और दूसरा एक अभी हमारे इसने बगल में एक प्लॉट लिया वहाँ पर हमारे दूसरे रास्ते पर, तो वो रास्ते के से उसमें 6 फुट का छज्जे का निर्माण कर रहा था। और दूसरा जो रास्ता है, जो रास्ता बंद था गया पूरा कॉलोनी के लिए रास्ते होते हैं, उसको पूरे को छाप कर अपने उसमें वो कर रहा। कौन कर रहा है? सम्राट पंडित। उधम सिंह नगर में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते अपराधी बेखौफ होकर अपराध करने में कामयाब हो रहे हैं। वहीं जसपुर में बीते एक सप्ताह के भीतर 2 हत्याएं हो गई हैं। पहला मामला गांव मुरली गांव का है, जहां 58 वर्षीय महिला के साथ लूट की घटना के बाद हत्या कर दी गई और अब 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली 13 वर्षीय बच्ची की डेड बॉडी गन्ने के खेत में मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। वहीं परिजनों ने दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताते हुए परिजनों ने जल्द कार्यवाही करने की मांग को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हंगामा काटा। उसके बाद हाईवे पर जाम लगा दिया। वहीं पुलिस ने समझा बुझाकर मामला शांत कराया है। ये एक बड़ी दुखद बड़ी घटना है हमारे गांव के लिए। पहले इसके चाचा के लड़के को ऐसे चाकू मारे गए थे, पुलिस में उसकी एप्लीकेशन भी दी गई थी। उसके बाद में आज कम से कम ये 2-2:30 बजे के करीबन मुझे लग रहा है कि ये गन्ने में इसकी डेड बॉडी मिली है लड़की की। देखिए, लगभग 2:30 बजे की घटना बता रहे हैं। जैसे ही मुझे पता चला मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो वो लगभग 13 वर्ष की उसकी आयु बताई उसकी माता ने, और उसकी बहुत ही निर्मम हत्या की गई है। जैसा प्रथम दृष्टया उसमें आभास हो रहा कि उसका पहले रेप किया गया, फिर उसका मर्डर किया। लेकिन ये हमारे जसपुर के लिए, हमारे उत्तराखंड के लिए बहुत ही दयनीय है, क्योंकि ऐसे जो भी दोषी लोग उनको बख्शा नहीं जाए। क्योंकि पुलिस से मेरी बात हुई कि भाई आप गश्त बढ़ाएं, पुलिस बढ़ाएं, लेकिन ये केस खुलने चाहिए और जो भी दोषी उसको बख्शा नहीं जाए। एक बच्ची की डेड बॉडी मिली थी खेत में, अमिया वाला गाँव है,
पुलिस के पहुंचने से पहले बॉडी को जो है घर वाले हॉस्पिटल ले आए थे और उसकी डेथ हो चुकी है। मामले में घर वालों ने कहा है कि हम तहरीर देंगे, अभी तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। जो भी पुलिस कार्रवाई है वो की जा रही है। मामले के खुलासे के लिए जितनी टीमें हमें बनानी थी वो बना चुकी हैं। टेक्निकल, मैनुअल, पुलिसिंग दोनों ही तरीके से की जा रही है। रुड़की के गंगनहर कोतवाली क्षेत्र स्थित जीवनदीप नर्सिंग होम के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सील कर दिया है। बताया गया कि 4 दिन पहले स्थानीय पत्रकार और महिला पत्रकार के साथ अस्पताल स्टाफ की ओर से अभद्र व्यवहार की शिकायत मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने जांच शुरू की है, जिसमें गंभीर कमियां सामने आई। अस्पताल में कई मरीज भर्ती थे, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर मौजूद नहीं थे। इस दौरान एक महिला मरीज की हालत गंभीर थी, उसे तुरंत सिविल अस्पताल में शिफ्ट किया गया। एसीएमओ रमेश कुंवर ने बताया कि संचालक के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। 30 मिनट तक कोई मिला नहीं और उसके बाद जब हम यहाँ पे आए तो देखा कि यहाँ पे जो क्रिटिकल पेशेंट एडमिट थे और उसके अलावा जो यहाँ पे ट्रीटिंग डॉक्टर्स थे वो स्पेशलाइज नहीं थे। तो अब जो पोस्ट ऑप पेशेंट रखे हुए थे उसको जो मैंने बयान कराया तो उनका ऑपरेशन किसी मेल डॉक्टर द्वारा ही किया गया है। और मुझे जो ट्रीटिंग जो डॉक्टर्स थे या जो यहाँ के डॉक्टर जो बता रहे थे उनकी बातों में जब हमने सवाल उनसे पूछे तो कुछ भिन्नताएं पाएंगी, इसलिए हमने के डॉक्यूमेंट्स चेक करने चाहे तो अभी डॉक्टर साहब जो क्लिनिक के ओनर हैं वो पूरे डॉक्यूमेंट्स अभी हमें शो नहीं कर पाए हैं। तो इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्म दिवस है। देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। पीएम मोदी ने अब तक के कार्यकाल में कई ऐतिहासिक कार्य किए हैं, जिसमें भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास भी शामिल है। भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र अब प्रगति, शांति और क्षमता का प्रतीक बन गया है। ये सब संस्कृति और वाणिज्य में निहित दूरदर्शिता से प्रेरणा लेकर साकार किया जा रहा है। सरकार ने पिछले 11 वर्षों में पूर्वोत्तर क्षेत्र के समावेशी विकास के लिए परिवर्तनकारी दृष्टिकोण अपनाया है। इसके परिणाम स्वरूप पूर्वोत्तर क्षेत्र का त्वरित विकास और राष्ट्रीय मुख्यधारा के साथ निर्बाध एकीकरण हुआ है। प्रधानमंत्री के एक्ट ईस्ट और परिवहन द्वारा परिवर्तन के मंत्र से प्रेरित होकर पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय परिवर्तन के महत्वपूर्ण वाहक के रूप में उभरा है। पिछले 11 वर्षों में पीएम मोदी के नेतृत्व में नीतिगत सुधार पर निरंतर ध्यान और बड़े पैमाने पर निवेश ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास परिदृश्य को बदल दिया है। मुख्यधारा से इसके जुड़ाव को मजबूत किया है और प्रगति के नए रास्ते खोल दिए हैं। बजटीय संसाधनों के आवंटन और प्रभावी उपयोग में न केवल अवसंरचना और आधारभूत सेवाओं को बेहतर बनाने में, बल्कि शांति और स्थिरता के लिए अनुकूल वातावरण बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा में निवेश ने क्षेत्र के विकास में मौजूदा अंतर को दूर कर दिया है। इन विकासात्मक प्रगति ने सरकार की सुरक्षा पहलों को और ज्यादा मजबूत किया है। इसे ऐसा चक्र बना है जहां विकास स्थिरता को बढ़ावा देता है और शांति भावी प्रगति को संभव बनाती है। पूर्वोत्तर क्षेत्र दशकों से गंभीर आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहा था। सरकार के प्रभावी उपयोग के कारण सुरक्षा स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। 2014 के बाद से चरमपंथी घटनाओं और उसके परिणाम स्वरूप सुरक्षा कर्मियों व नागरिकों की मौत में अत्यधिक कमी आई है। शांति समझौतों पर हस्ताक्षर होने से क्षेत्र में शांति आई है और हिंसा में कमी आई है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।